अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं किरण? ये किन बच्चों को लिंक चाहिए? लिंक मैंने भेज तो दिया है। जी मैम, सबको चला गया है, बस ना अब अजीब ही काम है मैम। वो उसको आईडी चाहिए आपकी, मैम भेज दे। वही वाला है जो हर रोज ही भेजते रहते हैं। यस मैम, पर इनको नहीं ना पता चलता कि वो वाला ही है। इनको फिर मैं मैम मैम रोज दरअसल रोज ना भेजती हूँ। पिछले दिनों रोज रोज आता रहा है ना, तो वो सारे मिक्स हो गए हैं, समझ नहीं लगती कौन से टीचर का कौन सा है, इसलिए फिर दोबारा मांगना पड़ता है कि अब भेज दो दोबारा। अब तो याद हो जाने चाहिए हैं नहीं आए टीचर होते की आईडी एंड पासवर्ड। कैसा है मैम? मैं कह रही हूँ अब तो याद होने चाहिए आपको टीचर्स की आईडीज एंड पासवर्ड। नहीं पास। यस मैम, वो अब करने पड़ेंगे। जीपीटी फोर्थ ईयर ऑफिशियल ग्रुप नाम है ना ऑनलाइन का। मैम ये ऑनलाइन क्लासेस का जिसमें वो सारा शादी भी ऐड है और हाँ जी सर, अरसलान वही का है। ये मैसेज आया अरसलान भी था ऐड है। कि आपने जो है आप क्लासेस उस पे लेनी है। वेब क्लासेस के लिंक्स जो है ना वो उस पे सेंड करने हैं, इसलिए मैंने आज आपसे कहा कि आप मुझे उस ग्रुप में ऐड करो। जी मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा आपकी क्लास 7:30 बजे से शुरू हुई हुई है ना? जी मैम, हम यस ही हैं उस दिन। मैम, बस हो गई है, ये देखो मैं लेट गई। बस ऐसा ही चलना है। पता है वो मेरे ख्याल से आप लोगों का क्या मैडम आमना कह रही थी कि आवाजें ही नहीं आती हैं, पर आप 12:30 बजे उनके यहाँ का इंटरनेट खराब हो जाता है। यस मैम, उनका ना वो यस मैम, इसलिए तकरीबन 3-4 दिन नहीं दी उन्होंने क्लास, फिर उन्होंने बोला कि 7:30 करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ दुनिया इतनी आगे चली गई है, पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें जो है वो अब अपग्रेड हो जानी चाहिए। हम अभी तक उन्हीं थर्ड वर्ल्ड दुनिया के ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मसाइल में फंसे हुए हैं। इस चीज मैम से हम आगे जा ही नहीं सकते, हमारे हम अंदर डिपेंडेंट लोग पोटेंशियल हैं। नहीं, हम लोगों ने अपने आप को खुद डिपेंडेंट किया हुआ है। अब अपनी नौजवान नस्ल को देखो, इन 3 महीनों में हम सब को शामिल करके हम लोगों ने किया क्या है? लड़कों ने पबजी खेल लिया, लड़कियों ने सोशल मीडिया का यूज किया या घर के काम कर लिया। अब घर के काम कितना कुछ अस्सलाम वालेकुम फायदा मैम। देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस एक मुल्क की तरक्की के लिए दुनिया ने बड़ा बड़ा काम किया, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं हर चीज की, लाइक कोर्सेज मैम। नेटवर्किंग की और इस तरह की चीजों की। यस मैम। मैम हम भी तो ले रहे हैं अब। बेटा आप लोग अपने से रिलेटेड ही ले रहे हो। लोगों ने नई चीजें गेन की हैं बहुत। मैंने भी नहीं हमने गेन भी बहुत की कुछ है। नया गेन किया है मैम। मैंने तो कुछ नहीं गेन किया, लेकिन मैं वैसे लोगों का बता रही हूँ कि लोगों ने नई चीजें गेन की हैं। मैम हमने खाना पकाना गेन किया और मैंने अच्छा लेटना। अच्छा, और तुम्हें क्या पता, मैंने बहुत कुछ किया। वेट भी गेन किया है। हाँ वेट हाँ, ये गेन किसने बोला किया है? ये किसने बोला है? अच्छा किरण ने बोला। चलो ठीक मैम है। मेरा लूज हो गया, वैसे मेरा वेट लॉस हो गया 5 kg। बीमार रही हो ना इसीलिए। वाह, बीमार है आप किरण? यस मैम, इसकी मैम तबीयत बहुत नहीं ज्यादा। अब तबीयत ठीक है? क्या हुआ था? मैम वो ना रमजान में ही मैम ना बहुत बिरयानी ज्यादा बच गई प्रॉब्लम बस। हो रही थी, फीवर था बहुत जैनब ज्यादा, तो फिर आपको ड्रिप्स ही लगती रही। ओ, चलो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है आपकी तबीयत। वरना यस अभी मैम, तो अल्लाह मैं का कहती शुक्र। हूँ अभी तो हॉस्पिटल जाने वाला और क्लिनिक से आने वाला भी कोई हाल नहीं है। सही बात है मैम, लोग घर में ही ट्रीट कर रहे हैं सारा कुछ। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, क्योंकि जो हॉस्पिटल जा रहा है वो अपने आप को लगवा के आ रहा है। हाँ ऐसे ही है। चलें, अब हमारा हो गया, हमने काफी बातें कर ली, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आप लोग बताओगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। जैनब शुरू हो जाए। मैम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हिमाटोलॉजिक सिस्टम में क्या क्या होता है। ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जो ब्लड प्रोड्यूस करते हैं। फिर बाद में पढ़ा था कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लाज्मा होता है जिसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा बताया था कि लिकोसाइट होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मतलब वो रिमूव करवाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे कि सिस्टेमिक भी हो सकते हैं, इंटीग्रोमेट्री भी हो सकते हैं। और मैम उसमें उसने सबसे पहले बताया था कि डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है जब आपकी सीवियर कंडीशन हो, तो सीवियर वीकनेस होती है, फटीग हो सकती है। ठीक है, गुड जैनब, ठीक है। फातिमा। यस मैम।
आप आई थी कल? नहीं मैम। क्यों ऑफ किया था? खैर थी। क्या हुआ मैम? मैं कह रही हूँ कल क्यों ऑफ किया था आपने? मैम वो ना रूटीन ऐसी खराब हुई है तो मैं लेक्चर शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले ही सोई थी। बेटा ये बहुत गलत रूटीन है, इसको सही करें, ठीक है? मैम सिद्रा, की है आज कोशिश। हाँ दोपहर में ना लेटा करें ना, देर रात को जल्दी सोया करें। सिद्रा, है क्या नहीं? मैम इसके माइक का प्रॉब्लम है ठीक है, ठीक सुबह से है। ही। चलो वहाँ आप मुझे बता दो पॉलीसाइथीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। पॉलीसाइथीमिया, इसके बहुत ज्यादा साइन सिम्टम्स थे मैम। जी। इसमें जो है डिजीनेस, इसमें इरिटेबिलिटी वेट लॉस वगैरह सबसे पहले आता है। फेंटिंग, चलो सही वो एंड पे बोलूंगी ना मैं अच्छी तरीके से। मैम डिस्टर्बेंसेस ऑफ सेंसेशंस हैं, देन मैम साइनोसिस था, क्लबिंग था, उसके बाद मैम फटीग भी, और मैम एंड पे वेट लॉस। हाँ एक गाउट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें आपने एक्सप्लेन भी किया था। गाउट में जो है वो आपकी जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है यूरिन मेटाबॉलिज्म में, सेल पॉलिफिकेशन की यूरिक वजह एसिड से। कम्युलेशन हो जाता है। यूरिक एसिड का भी बताया था। हाँ वही ना, Yes, गाउट ma'am. यूरिक एसिड की वही बात है ना कि एक्यूमुलेट होगा तो फिर यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब, देन आपके पास इसमें हाइपरटेंशन था। बस इतना ही क्या? बोलता बस बस यस मैम मैम, एक और भी आपने बताया था गैंग्रीन की डेवलपमेंट के बारे में। कीमिया और गंग्रीन गैंग्रीन की बता दो कैसे डेवलप होगी। से पूछती है मैम। गैंग्रीन, अच्छा गैंग्रीन में मैम बताऊं मैम? मैम जी इसमें जो बताएं। है वो आपकी पेरिफेरल जो है आपके वो लिए और सर्कुलेशन पूछना कम। किरण। हाँ आगे। मैम इसमें बताया था कि ब्लड की पॉलीसाइथीमिया में विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, जिससे हमारे पास पेरिफेरल सर्कुलेशन जो है वो उस तरह से नहीं पहले जा रही होती है। तो वहाँ पे जो है ना ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या वो हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है मैम, और इसकी वजह से जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो तो उससे फिर गैंग्रीन डेवलप हो जाती है इस्कीमिया की वजह से। क्लबिंग भी मैम इसमें बताया था, उसमें साइनोसिस भी हो जाता है कि साइनोसिस और क्लबिंग भी इसमें आ जाती है। सही ठीक। ओके, ये कौन है? ये मेरा ही माइक से आया है आवाज, परेशान ना हो। मैम नाश्ता कर लिया आपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे लगता है आप लोग बेचारे सुबह से बैठे हो। यस मम्मा भी चार बार पूछ के गई है, मैंने कहा मम्मा रुक जाए, मम्मा रुक जाए, मम्मा रुक जाए। अच्छा चलो, अब हम लोगों ने आज मैंने पढ़ना कर है। लिया वेरी गुड। साथ साथ नाश्ता कर लिया करो आप। मैम। वो ना मैम शादिया बता रही थी कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा, मैंने कहा आप बताती जाए, मैं खड़ती जाती, मैंने साथ में खाना खा लिया। इसको यार ये बड़ी शियार है मैम, देख लें जरा इसने क्या किया है। तुम मेरे से कम नहीं हो। कल मैंने आप लोगों की ब्रेक जो आप लोगों को 5 मिनट की दी थी, उसमें मैंने क्या किया, मैंने ना रिकॉर्डिंग ऑफ की, ठीक है? और लेक्चर के एंड पे मुझे याद आया कि मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जरा मेरे साथ क्या हुआ है। कल हमारा 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर हुआ था और उसमें सिर्फ 17 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हुई थी। मैंने कल लोग कोई औलाद। अब पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों? ओके। यस मैम। यस मैम। सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज हमारे पास क्या है? Sickle cell disease is a generic term of a group of inherited autosomal recessive disorder characterized with the presence of abnormal form of hemoglobin, the oxygen carrying constituents of the erythrocyte। हमारे पे सिकल सेल एनीमिया में यही होता है ना कि एरिथ्रोसाइट्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जब एरिथ्रोसाइट की शेप चेंज होगी, जो जेनेटिक रीजन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसकी वजह से हमारे पास जब एरिथ्रोसाइट्स की शेप चेंज होगी तो उनकी जो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन जितना उसने अपना एरिया इनकम पास करना था, जब वो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होना था, उससे बहुत कम हो जाएगा जब सिकल सेल शेप में आ जाएगा एरिथ्रोसाइट। एक तो ये चीज कम हुई है कि उसका सरफेस एरिया कम हुआ है। दूसरा ये होता है कि जब भी सिकल शेप सेल्स जो है वो ब्लड वेसल के अंदर से तो वो प्रॉपर्ली स्क्वीज नहीं हो सकते, प्रॉपर्ली गुजर नहीं सकते। क्या करते हैं कि हमारे पास फिर वो अपनी जो है शेप चेंज नहीं उनकी प्रॉपर होती, इस वजह से वो ब्लड वेसल से इस तरीके से गुजर नहीं सकते हैं और इस वजह से हमारे पास एनीमिया, इसे सिकल सेल एनीमिया हम कहते हैं। Genetic mutation resulting in a single amino acid substitution in hemoglobin causes hemoglobin to aggregate into long chains, altering the shape of the cell. The sickle or the curved shape causes the cell to lose its ability to deform and squeeze through tiny blood vessels, thereby depriving tissue of an adequate blood supply.
The two features of sickle cell disorder, chronic hemolytic anemia and vaso-occlusion, occur as a result of obstruction to blood flow to the tissue and early destruction of the abnormal cells. Anemia associated with this condition is merely a symptom of the disease and not the disease itself, despite the term sickle cell anemia. अब टू फीचर्स हमारे पास क्या है, क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया और वेजो ऑक्लूजन. क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया में देखो, अब जब हमारे पास एक चीज की शेप अल्लाह ताला ने डिफाइन की हुई है हमारे पास एरिथ्रोसाइट की, जब उसकी शेप ठीक नहीं होगी तो हीमोलिसिस जो है उसका लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा. एक तो ये, और वेजो ऑक्लूजन क्यों होगी, क्योंकि ये सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली टाइनी ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजर नहीं सकते, इसलिए वहां पे वो ऑक्लूजन कॉज कर देंगे. अब जब इन दोनों की वजह से क्या होगा कि टिश्यूज को ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और एबनॉर्मल सेल्स का डिस्ट्रक्शन जो है वो लेवल ज्यादा हो जाएगा. इस वजह से एनीमिया जो है वो बॉडी में आएगा. A series of manifestation of the symptoms. A series of crises or acute manifestation of symptoms characterize sickle cell disease. The severity of the symptoms varies widely between individuals, with some having only a few symptoms, whereas others are affected severely and have a short lifespan. Recurrent episodes of vaso-occlusion and inflammation result in progressive damage to the most organs, including the brain, kidney, lungs, bones, cardiovascular system, cerebrovascular accidents, and cognitive impairment. Stress from viral or bacterial infection, hypoxia, dehydration, emotional disturbances, temperature, fever, strenuous exercises may precipitate a crisis. Pain caused by blockage of sickle RBCs forming sickle cell clot is most common symptoms. The clot may be in organ, bone, joint of the body. Painful episodes of ischemic tissue may last 5 to 6 days and manifest in many different ways depending on the location of the blood clot. ठीक है, अब इसमें इन्होंने हमारे पास क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जिससे याद करेंगे. अब ये जो दोनों सिम्टम्स आ रहे, दोनों हमारे पास फीचर्स आ रहे थे, क्रोनिक हीमोलिटिक एनीमिया और वेजो ऑक्लूजन. अब ये सारे जो है हमारे पास और भी चीजें जो है वो कॉज कर सकते हैं. अब कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें सिकल सेल डिजीज की वजह से कम साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये स्पेक्ट्रम होता है ना पूरा. कुछ लोग जो है वो सीवियरली अफेक्टेड होते हैं, कुछ लोग जो है वो माइल्डली अफेक्टेड होते हैं. वेजो ऑक्लूजन और इन्फ्लेमेशन की अगर रेपिटेटिव एपिसोड्स आएंगे हमारे पास, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, तो मतलब अगर देखो किसी भी ब्लड वेसल में हमारे पास किसी टर्मिनल एंड पे अगर वेजो ऑक्लूजन हो रही है या किसी ऑर्गन के उधर वेजो ऑक्लूजन हो रही है, तो हमारे पास वो ऑर्गन डैमेज तो डेफिनेटली आ जाएगा. तो किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन को, हमारे बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है सिकल सेल एनीमिया के ये दो फीचर्स. इसके अलावा जब हमारे स्प्लीन में बहुत ज्यादा जो इसका होता है, पहले जो है वो इंफ्लेमेशन हो रही है वहां पर, वहां से बंद हो गया ना हमारे पास. हाँ यस मैम, वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है. वो तो उनके ओरिजिन की ही वजह से हमारे पास वॉइस स्प्लेनोमेगाली आ रही होती है. ये इन्होंने हमारे पास ये बताया हुआ है कि जो वेजो ऑक्लूजन और उसके रिजल्ट में होने वाली इन्फ्लेमेशन की वजह से ना इन ऑर्गन्स को डैमेज आएगा. ठीक है, ओके मैम, ओके मैम. उसकी वजह से ये सारी चीजें आएंगी. अब हमारी बॉडी में अगर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है, तो आपको पता है कि हमारे पास वास्कुलर सिस्टम से ही हमारे पास जो है वो सेल्स जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं. जब भी आपकी बॉडी पे वायरल या बैक्टीरियल स्ट्रेस आता है इन्फेक्शन की वजह से, या टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास सिकल सेल क्राइसिस हो सकता है. यानी वेजो ऑक्लूजन ज्यादा हो रही है, वेजो ऑक्लूजन ज्यादा हो रही है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही है, और फिर हमारे पास ये वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्रेसिव डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. आगे इन्होंने कहा सिकल सेल आरबीसीज अगर सिकल सेल क्लॉट्स बना देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो पेन आ सकती है. पेन की कहीं हमारे पास जो ये है ना कहीं भी बन सकती है हमारे पास, कहीं भी हमारे पास सिकल सेल क्लॉट जो है वो बन सकता है. उसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स जो है वो आ सकते हैं. ये इतने अच्छे साइन एंड सिम्टम्स इन्होंने दिए हैं. पेन, abdominal पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, और हेडेक्स. बोन एंड जॉइंट एपिसोड फ्रॉम द ischemic tissue lasting for hours to days and subsiding gradually. लो ग्रेड फीवर आ सकते हैं, एक्सट्रीमिटी पेन, बैक पेन, पेरियोस्टियल पेन, जॉइंट पेन स्पेशली इन द शोल्डर एंड द हिप. हम ये टेबल करना है, पॉइंट करना है. टेबल. नेक्स्ट है हमारे पास वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स आ सकते हैं, अल्सर्स आ सकते हैं, वास्कुलर नेक्रोसिस आ सकता है. ये वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, ये वाली डिजीज पड़ी है, ये वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड.
कौन सा मैम? एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड किस डिजीज में होता है? उसका नाम क्या डिजीज? मैम ये मैम एवास्कुलर नेक्रोसिस किसमें? मैम ये बोन की किसी डिजीज की बात कर रहे हैं? हाँ, इस डिजीज का एक नाम होता है, इस डिजीज का नाम क्या होता है? नहीं याद मैम। नहीं याद मैम। सोचें। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड। हाँ ये बड़ा था हम लोगों ने पैथो में वैसे। हाँ, एवास्कुलर नेक्रोसिस पढ़ी है लेकिन याद नहीं किसमें हो रहा। पियाजेट डिजीज से आगे जो है वो पियाजेट डिजीज थी, उससे नहीं आगे नहीं कौन सी थी? इससे आगे था कुछ ना, अब मैं भूल गया मुझे। मैम आप बता देना। बेटा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी। क्लासिक टीचर्स वाला काम। कौन सा मैम? यानी क्लासिक टीचर्स वाला काम। टीचर्स वाला ये क्या होता है? जब खुद उन्हें याद नहीं आ रहा होता ना तभी कहते हैं टीचर्स। अच्छा खैर, याद आता है मुझे तो मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद है हमारे पास बोन इनफार्क्ट्स आ सकते हैं, इसकी वजह से पल्मोनरी एपिसोड्स में चेस्ट पेन आ रही है, डिज्नी आ रहा है, टैकिप्नी आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में सीजर्स हैं। बेटा ये इसके ऊपर जो है ना वो ड्राइंग्स ना करें। सीजर्स हैं, डिजीनेस है, ड्रोजिनेस, स्टिफ नेक, पैरेस्थीसियाज आ रहे हैं, ब्लाइंडनेस, निस्टिगमस एंड कोमा। ऑस्टियोनेक्रोसिस तो नहीं है? नहीं, ऑस्टियोनेक्रोसिस नहीं है। हैंड फुट सिंड्रोम में डेक्टिलाइटिस है। डेक्टिलाइटिस है हमारे पास जो फिंगर्स है ना उनकी इन्फ्लेमेशन आ रही है। पेनफुल स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द हैंड्स एंड द फीट। फीवर है, पेन है, स्प्लेनिक sequestration episodes occurs before adolescence. Liver and spleen enlargement, tenderness due to trapped erythrocytes, subsequent spleen atrophy due to repeated blood vessel obstruction. और रीनल कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास आ रहा है नोक्टूरिया आ रहा है, एन्यूरेसिस आ रहा है, हेमाटूरिया, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस एंड एंड स्टेज रीनल फेलियर। बहुत सारे हमारे पास। मैम एक सिंड्रोम का नेम निकला है, उसमें लिखा हुआ है लेग कार्ल स्पार्क्स सिंड्रोम। यस मैम, मैंने भी यही निकाला है। पर्थीस डिजीज, पर्थीस डिजीज। ये हमने पढ़ा नहीं मैम, ये नहीं पढ़ा। पर्थीस डिजीज। अच्छा पर्थीस वर्ड है, लेग कार्ल पर्थीस डिजीज। हाँ जी, पर्थीस डिजीज ही होती है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर। ठीक है, ओके। अब ये टेबल देखिए आप लोगों ने, देखो ये याद करने वाला है हमारे पास ये जो सारे साइनस सिकल सेल एनीमिया की वजह से आ रहे हैं ना, ये बात नोट करो कि हमारे पास आ ही उस वजह से नहीं है, वेजर क्लियन एपिसोड की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमारे आरबीसीज के इन्होंने हमारे पास इतनी चीजें बताई हुई हैं, एनीमिया बताया हुआ है और सिकल सेल एनीमिया बताया हुआ है। अब हमारे पास बात आती है, अब हमने बात करनी है किसकी, ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर्स की। ब्लड में आपको पता है हमारे पास तीन किस्म के थ्री ग्रुप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिसमें लिम्फोइड सेल्स एंड लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। Lymphocytes produces antibodies that react with antigens, thus initiating an immune response to fight infection. Monocytes are the largest circulating blood cells and represent an immature cell until they leave the blood and travel to the tissue where they form macrophages in response to. ये आपको पता है कि मोनोसाइट्स जो है वो जब टिश्यू में चले जाते हैं तो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो बस आपका रिव्यू है। अच्छा, ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट, इन प्लांट्स विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अपेंडिसाइट इन्फेक्शन में तो आपको पता है ल्यूकोसाइटोसिस होगा ही, अपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ल्यूकीमिया, यूरेमिया एंड अल्सर्स एंड इन न्यूबॉर्न विद हेमोलिटिक डिजीज and normally at birth. Leukocyte count may drop below normal values in plants with viral diseases, infection, hepatitis, rheumatoid arthritis, cirrhosis of the liver and lupus erythematosus, SLE, and also after treatment of with radiation and the chemotherapy. अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन में ल्यूकोपीनिया हो रहा है। ये इसमें थी जो चीज जो डिफरेंट। Leukocytosis. Leukocytosis characterizes many infections and is recognized as a count of more than 10,000 leukocytes per millimeter
cube. It can be associated with increase in the circulating neutrophils, which are recruited in large number early in the course of most bacterial infection. Leukocytosis is more common finding and is helpful in aiding the body's response to any of the following. Bacterial infection है, inflammation of tissue. अच्छा, अब हमारे पास सेल इंजरी जब हुई होती है ना, जैसे नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है सेल, इन्फ्लेमेशन में तो आपको पता है ल्यूकोसाइटोसिस होता ही है, लेकिन अगर टिश्यू नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है तब भी हमारे पास जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है. नियोप्लेजिया, acute hemorrhage, splenectomy, acute appendicitis, pneumonia, intoxication by chemicals and acute rheumatic fever. ल्यूकोसाइटोसिस के साइन एंड सिम्टम्स में फीवर आ रहा है, लोकलाइज्ड सिस्टेमिक इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं. अब ये ल्यूकोसाइटोसिस के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, मेनली ये ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो एक साइन है किस चीज का, इन्फेक्शन का. यस मैम. ठीक है, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा टू द टिश्यू, इनकी वजह से भी हमारे पास ये चीज आ रही है. अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं जरा पानी ले आऊं फिर. हाँ हम जी जी. ये जो ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर वाला पैराग्राफ है ये पढ़ा है? हाँ पढ़ा है. हाँ पढ़ा है, उसके ऊपर भी पढ़ा है. अच्छा हाँ सही है, ये कह रही हूँ थोड़ा. नहीं सही है, सही डिसऑर्डर पढ़ा है. लास्ट वाला पैराग्राफ में से मैंने बताया डिफरेंस कि ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया किस किस्म में होता है. पढ़ा है. तो ये भी रीड करना है ना. हाँ वो रीडिंग. नहीं लगना, अच्छा लगना. ये मैम ने जो बताई ना पर्थिस डिजीज, ये मैंने सर्च किया तो वो कह रहा है ये सिर्फ बच्चों में होती है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर है. अच्छा सही है. असल में ना हम लोगों ने ना ये एवेस्कुलर के नाम से पढ़ा था, हम लोगों ने डिजीज नहीं पढ़ी हुई. हाँ हमने डिजीज नहीं पढ़ी हुई. हमने जो पढ़ा था ना वो ओस्टियोनेक्रोसिस था बस. हाँ नहीं ऐसी हेडिंग क्यों हुई थी एवेस्कुलर नेक्रोसिस, लेकिन ऐसा डिजीज का नेम ही के नहीं साथ ना और भी लिखा, नेक्रोसिस उसके साथ और भी लिखा हुआ था, तो ओस्टियोनेक्रोसिस लिखा हुआ था. 4th ईयर मैं आ गई हूँ. जी मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा ठीक है, अब ल्यूकोपीनिया की बात कर रहे थे हम. ल्यूकोपीनिया में हमारे पास क्या होगा, 5000 पर मिलीलीटर से हमारे पास कम होंगे. ल्यूकोसाइटोसिस हम कब लेवल कर रहे थे, वो 10,000 greater than 10,000 leukocyte per millimeter है. 1000 से ज्यादा More होंगे than. तो हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस था. और 5000 मिलीमीटर पर जो है वो हमारे पास इसका यूनिट था. इसका यूनिट क्या था, 5000 सेल पर मिलीमीटर क्यूब था. अच्छा, बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं. ल्यूकोपीनिया इन्होंने हमारे पास बताया है कि ल्यूकोपीनिया हमारे पास वायरल इन्फेक्शन में होता है. आगे हमारे पास अगर बोन मैरो फेलियर हो रहा है ना, अगर एप्लास्टिक एनीमिया है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास ल्यूकोपीनिया होता है. उसके अलावा बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, न्यूप्लेजिया है, रेडिएशन थेरेपी है, इन सब में भी हमारे पास ल्यूकोपीनिया जो है वो हो रहा होता है. उसके अलावा हम कीमोथेरेपी में भी हमारे पास जो है कीमोथेरेपी की वजह से हमारे पास ल्यूकोपीनिया जो है वो आ रहा होता है. ऑटो इम्यून डिजीजेज में. उसके अलावा जब हम करते हैं ना, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ट्रांसफ्यूजन नहीं सॉरी, जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं. यस मैम. जब हम खुद जो है वो ल्यूकोपीनिया इंड्यूस कर रहे होते हैं ना, ल्यूकोपीनिया और सारी उसकी इम्यूनिटी लो कर रहे होते हैं ताकि बॉडी जो है वो उस ऑर्गन से फाइट ना करे, रिजेक्शन ना करे. यस, रिजेक्शन रिएक्शन ना हो हमारे पास. ल्यूकोपीनिया. अच्छा, वैसे एक कॉन्सेप्ट ये है, लोग ये कहते हैं, आप लोग उसमें पढ़ोगे कि आप जो है जब कर रहे होते हो ना, ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो तो आप पेशेंट को एक प्रॉब्लम से निकाल के और प्रॉब्लम में डाल रहे होते हो. लाइक एक चीज है, उसका अल्टीमेट डेथ है, आप उसको नई प्रॉब्लम्स में डाल रहे हो. एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को छोड़ के पैसे देके एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें डाल रहे हो. मैम लेकिन उस वक्त तो बंदा बस यही देखता है ना कि हमारा इंसान यही सोचता रहता है कि बस अपना जो है रिलेटिव, अपना प्यारा किसी न किसी कीमत पे बच जाए. सही बात. अच्छा, ल्यूकोपीनिया कैन अकर इन मेनी फॉर्म्स ऑफ बोन मैरो फेलियर, एंटी नियोप्लास्टिक कीमोथेरेपी में, रेडिएशन थेरेपी में, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन में, डाइटरी डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिजीजेस. अच्छा, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे पास WBC काउंट पता होनी चाहिए थेरेपिस्ट को. Before and during the course of physical therapy, infection is a major problem if the client is immunosuppressed.
कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में हमारे पास फीवर है, चिल्स है, स्वेट्स है. Lowest point of the WBC count reaches, it is known as nadir, and it is usually after 7 to 14 days after the chemotherapy or radiation. ये नादिर क्या है मैम? माहम कहाँ लिखा है ये? यार ये जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा ना हमने अभी ल्यूकोपीनिया के टेबल के ऊपर. हाँ ये तो मैम ने येलो येलो लाइनिंग की है, उसके नीचे लिखा हुआ है नादर. अब हमारे पास नादिर क्या है? जब लोएस्ट पॉइंट हमारी बॉडी में WBC का हो जाए अबाउट 7 to 14 डेज आफ्टर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नादिर. अच्छा सही है. जब WBC का लेवल आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाएगा तो आपको पता है कि आप ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन ज्यादा हो जाओगे. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में मेनली फंगल इन्फेक्शन आते हैं. फंगल इन्फेक्शन जो है वो जब भी आपकी इम्यूनिटी लो होती है, सबसे पहली मैनिफेस्टेशन आपकी बॉडी में जो है वो फंगल इन्फेक्शन के तौर पे आ जाती है. खुद भी आपने ये बात नोट की होगी अपनी बॉडीज में भी. जब भी आपको कभी ऐसा फील हो ना कि आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोपीनिया के साइन एंड सिम्टम्स में सोर थ्रोट आता है, कफ आती है, हाई फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन एंड परसिस्टेंट इन्फेक्शन. परसिस्टेंट इन्फेक्शन वाली बात ठीक है. ल्यूकोपीनिया में हमारे पास सोर थ्रोट और कफ जो है ये भी इसके साथ आएगी. हाई फीवर, चिल्स हैं क्योंकि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में मुसलसल चल रहा है. WBC है नहीं आपकी बॉडी को बचाने के लिए. Leukemia is a disease arising from the bone marrow and involves the uncontrolled growth of the immature or dysfunctional WBCs. A complete discussion, sir. नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लेटलेट्स की. अब जब हम लोग ये देखा ना ल्यूकोसाइटोसिस वाला जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा ल्यूकोसाइट्स का, इसमें से आपको ल्यूकोसाइट्स के डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए. कौन कौन से होते हैं, किस किस वैल्यू से ल्यूकोसाइटोसिस होता है, किस वैल्यू पे ल्यूकोपीनिया होता है, नादिर क्या होता है, और हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. अच्छा, प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? मैम ये क्लॉटिंग में होते हैं ना, इफेक्टिव होते हैं, क्लॉटिंग करते हैं. ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं ना. यस मैम. ठीक है, हमारे पास ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं. जब भी हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब है कि हमारा ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा. हमारी ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मली स्टॉप नहीं होगी. हमारी बॉडी पे अब क्या होंगे, ब्रूजेस होंगे और इस तरह की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बॉडी पे आ रही होंगी. पर भी पढ़ा था. यस मैम, हमने पढ़ा था ये उसमें फिजियोलॉजी में कि डेली जो है वो इस तरह से छोटी छोटी रप्चरिंग होती रहती है, तो उसको जो कवर करता है वो प्लेटलेट्स कर रहे होते हैं. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ब्लू स्पॉट बॉडी पे नजर आती है. हाँ ऐसे ही है. आपको खुद भी कभी कभी ऐसे नील पड़े हुए नजर आते हैं अपनी बॉडीज पे? कभी ऐसे ही वो है. ज्यादा नहीं. कभी हाँ कभी. Platelets function primarily in hemostasis to stop the bleeding and in maintenance of capillary integrity. They function in the coagulation mechanism by forming hemostatic plaques in the small ruptured blood vessels or by adhering to the injured lining of the large blood vessel. A number of substances derived from the platelet that function in blood coagulation have been labeled as platelet factors. Platelets survive approximately 8 to 10 days in circulation and are then removed by the reticuloendothelial cells. Thrombocytosis refers to a condition in which the number of platelets is high, and thrombocytopenia is the condition in थ्रोम्बोसाइटोसिस वो होगा जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल ज्यादा होगा. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऐसी कंडीशन होगी जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा. Platelets are affected most often by the anticoagulant drugs like aspirin, heparin, warfarin, and other new antithrombotic drugs that are appearing on the market. Platelet drugs levels can be affected by several other factors. Food containing lecithin reduces coagulation. Therefore, those with vitamin K promote it. Furthermore, अच्छा अब ये देखो ये हमारे पास आ गया के साथ ड्रग्स इफेक्ट आ गया. बताइए इसका इतना शोर है, मैंने अभी किया भी था म्यूट. जिन फूड्स में हमारे पास लेसिथिन होता है वो कोएगुलेशन को इम्प्रूव कर रही होती है. तो ऐसे कंडीशन जिसमें कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता है पेशेंट्स, इसमें हम लोग क्या ये चीजें जो है ना वो फूड ऐसे बंद करा देते हैं जिसमें हमारे पास ये होता है लेसिथिन जो है जिन फूड्स में प्रेजेंट होता है.
लाइक एग्जांपल बेटा क्या इतना क्यों ऑन कर रहे हो पर अपने माइक्स? लाइक हमारे पास जो है जैसे जिन इंडिविजुअल्स में बार बार क्लॉटिंग हो रही होती है ना, जिनमें हम लोग एस्पिरिन और वाफरिन वगैरह दे रहे होते हैं क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उन इंडिविजुअल्स को मीट मना करते हैं, रेड मीट मना करते हैं, सी फूड मना करते हैं, गोभी मना है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना वो मना है, ताकि वो क्लॉटिंग जो वो हमारे पास जो है वो क्लॉटिंग करा रही होती है, ठीक है, विटामिन के कंटेनिंग होती है। और जिनमें लेसिथिन वगैरह जैसे सी फूड वगैरह वो कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रही होती है। Furthermore, exercise boosts the production of chemical activators that destroy unwanted clots. Diseases of the liver can affect the supply of vitamin K, and finally platelets are also suppressed by the radiation and the chemotherapy. अब लास्ट उसमें इन्होंने कहा है हमारे पास के अगर हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइजेस आपकी ओवरऑल बॉडी की फिटनेस को भी अच्छा करती है, उसके अलावा क्या करती है, केमिकल एक्टिवेटर्स करेगी जो हमारे पास अनवांटेड क्लॉट्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। लिवर की अगर डिजीज होगी, विटामिन के की फॉर्मेशन सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, और प्लेटलेट्स जो है रेडिएशन और कीमोथेरेपी से भी सप्रेस हो जाते हैं। ये वाला जो है ना लेसिथिन कंटेनिंग फूड में हमारे पास आएगा, सी फूड्स हैं, ब्रोकली वगैरह, ये हमारे पास कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रही होती हैं, ठीक है। और जो विटामिन के कंटेनिंग है इसमें जो है यहाँ के मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि जो जिनको कोएगुलेशन हो रही होती है ना, इंडिविजुअल्स में क्लॉट फॉर्मिंग ज्यादा हो रही होती है, उनको मना करते हैं। लाइक पालक, उसके अलावा गोभी भी मना है, पालक भी मना है, ये चीजें जो है ये इसमें मना है हमारे पास जिन लोगों में कोएगुलेशन ज्यादा हो रही होती है। थ्रोम्बोसाइटोसिस के साइन एंड सिम्टम्स ये उसमें से कर लेते हैं। मैम गुलफाम पूछ रही है कितना पढ़ना है? कौन पूछ रहा है? गुलफाम मैम। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ लेंगे हम लोग। 12:30 तक अपने क्लास लेनी है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट अब ये थ्रोम्बोसाइटोसिस में से ये वाली लाइंस करनी है और साइन एंड सिम्टम्स करने हैं, ओके। Thrombocytosis remain asymptomatic until the platelet count exceeds 1 million per millimeter cube. Other symptoms may include splenomegaly and easy bruising. Thrombocytosis, thrombosis, splenomegaly and easy bruising. Thrombocytopenia में हमारे पास क्या आ रहा है? मेनली थ्रोम्बोसाइटोसिस में थ्रोम्बोसिस, स्प्लीनोमेगाली और ब्रूजिंग ही होगी ना, और इसमें हमारे पास क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें हमारे पास प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी, 150,000 पर मिलीमीटर क्यूब से कम हो रहे हैं। डिक्रीज जो इफेक्टिव प्लेटलेट प्रोडक्शन है, यहाँ हमारे पास प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा हो रही है। कॉजेज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी दिए हुए हैं, ये इधर आ जाए। साइन एंड सिम्टम्स इसमें से करना। बोन मैरो फेलियर, रेडिएशन, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, मेडिकेशंस में NSAIDs हैं, मेथोट्रेक्सेट है, गोल्ड एंड कोमोडिन या वारफरीन है, ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का रहे होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग है, पेटिके, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका भूल गया, स्मॉल रेड क्लॉट्स बन जाते हैं, स्मॉल रेड डॉट्स आपकी बॉडी पे जो है वो प्रेजेंट होता है। इकाइमोसिस, इकाइमोसिस हम लोग ये जो नॉर्मल नील पड़ते हैं ना बॉडी पे, इसको हम लोग मेनली कह रहे होते हैं, छोटे छोटे पड़े होते हैं, इकाइमोसिस। पर्परा स्पॉट्स पर ब्लूइश पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं। मेनोरेजिया, मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिंजाइवल ब्लीडिंग, माउथ में ब्लीडिंग हो रही होती है, और मेलिना जिसमें हमारे पास स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल्स आ रहे होते हैं। ब्लैक टेरी स्टूल्स आ रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग जो है वो जीआईटी में, अपर जीआईटी में हो रही है, तभी जो है वो स्टूल्स ब्लैक होते हैं। वरना अगर हमारे पास लोअर जीआईटी, रेक्टम और रेक्टम में मेनली हो रही हो, एनएस में हो रही हो ना, तो फिर हमारे पास स्टूल्स के साथ ब्लड आता है, ठीक है। बल्कि अभी बस ही करते हैं, काफी हो गया आज के लिए। यस मैम। मैम वैसे जितना छोटा है जगह से पता नहीं कितना को लंबा हो गया है। पेजेस काउंट करो तो थोड़े हैं। हाँ बल्कि थोड़ा ही रह गया, खत्म ही कर लेते हैं आज। क्या हम लोगों का आगे भी तो देखो कितने ज्यादा चैप्टर्स हैं, बॉक्सेस ही करने हैं, ज्यादा नहीं करना, वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं। हीमोफिलिया, हीमोफिलिया is a hereditary blood clotting disorder caused by abnormality of the functional plasma clotting proteins known as factor 8 and factor 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हीमोफिलिया में नॉर्मल जो लेवल ऑफ
है फंक्शनिंग नॉर्मल हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 और 9, उनकी डेफिशिएंसी होती है। हमारे पास क्या होता है कि इनमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता है। ये नहीं है कि ब्लीडिंग का रेट ज्यादा हो रहा है, बल्कि ब्लीडिंग का टाइम ज्यादा हो रहा है। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमारे पास इसमें क्या होता है, अब देखो अगर ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, हमारे पास नॉर्मल सी वो ही है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो साइन एंड सिम्टम्स में एक तो ये हो सकता है कि ब्लीडिंग जॉइंट्स के अंदर हो रही है, दूसरा ये हो सकता है कि मसल के अंदर जो है वो हो रही है, तीसरी चीज ये है कि हमारे पास ये सीएनएस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। Bleeding into the joint hemarthrosis is the most common clinical manifestation of hemophilia. It may result from the identifiable trauma or stress, or may be spontaneous, and often affects the knees, elbows, ankle, hip, and shoulder. Recurrent hemarthrosis result in hemophilic arthropathy with progressive loss of motion. अब देखो अगर एक जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जाहिर सी बात है पेन होगी, उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी तो लॉस ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से हमारे पास ये फिर सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, स्लोली विद ट्रीटमेंट जो है वो रिजॉल्व होता है। दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन जगह इन्होंने कहा है हमारे पास मसल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो ब्लीड हो रही होती है। ठीक है, और नहीं है ये वाला जो है ना, हम लोग इलियोसॉस की ब्लीडिंग का टेस्ट, ये खुद हम लोग एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, इसलिए इसमें से नहीं पढ़ो इसको। अगर हमारे पास जॉइंट्स के अंदर ब्लीड हो रही है तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, टिंगलिंग और टिकिंग सेंसेशन है, स्टिफनिंग इनटू द पोजीशन ऑफ कंफर्ट, डिक्रीज आरओएम, पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड हीट। पेशेंट जो है वो उसी पोजीशन में अपनी नी को या जहाँ भी ब्लीड हो रही है उसको रखेगा जहाँ पे उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है, तो हमारे पास स्टिफनेस डेवलप हो जाती है इन द पोजीशन ऑफ कंफर्ट। रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, पेन कम है, पेन हो जाती है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है और हीट है। जाहिर सी बात है ब्लीडिंग हो रही है तो टेम्परेचर उस एरिया का हाई होता है। मसल हेमरेज हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है वो ज्यादा होती जाएगी, मसल्स का जो सराउंडिंग मसल्स है उनमें प्रोटेक्टिव स्पैस्म हो जाएगा, सराउंडिंग जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो जाएंगी, और जो भी मतलब जब भी आपको कहीं पेन होती है तो आप हमेशा पोजीशन ऑफ कंफर्ट की तरफ मूव करते हो और अपनी बॉडी जो है वो पोजीशन ऑफ कंफर्ट के अलावा मूव नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसलिए उसी पोजीशन में रख के बाकी सारे मसल में स्टिफनेस डेवलप हो जाएगी। लॉस ऑफ सेंसेशन। आगे है हमारे पास सीएनएस इन्वॉल्वमेंट। सीएनएस इन्वॉल्वमेंट में है इंट्रास्पाइनल हेमरेज है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, इरिटेबिलिटी है, लेथार्जी है, सीजर्स हैं, फीडिंग डिफिकल्टी है, अनइक्वल पिपल है। अनइक्वल पिपल है इसका मतलब है कि हमारे पास सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट हो गई हुई है, कहीं ना कहीं ब्रेन का लीन है जिसकी वजह से हमारे पास पीपल सही तरीके से रिएक्ट नहीं करे। एपनिया है, वॉमिटिंग, पैरालिसिस, टेंस, बल्जिंग, फोंटेनेलस बच्चों में, और डेथ। जीआईटी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एब्डोमिनल पेन है, डिस्टेंशन है। आगे है मेलिना, हेमेटोमेसिस है, फीवर, लोअर एब्डोमिनल ग्रॉइन पेन, लार्ज इंटेस्टाइनल श्वास, फ्लेक्शन कंट्रैक्शन ऑफ द हिप ड्यू टू स्पैस्म ऑफ द इलियोसॉस मसल सेकेंडरी टू द रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। अब हमारे पास देखो अगर जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है क्या क्या चीजें आ सकती हैं, फीवर आ रहा है, पेन आ रही है, डिस्टेंशन आ रही है लोअर एब्डोमेन में, मेलिना आ रहा है, उसके अलावा अगर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में इलियोसॉस मसल में ब्लीड हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो लोअर एब्डोमिनल एक ग्रॉइन पेन आएगी, और हमारे पास क्या होता है, फ्लेक्शन कंट्रैक्शन ऑफ हिप डेवलप हो जाता है इलियोसॉस मसल ब्लीड की वजह से। अटेंडेंस रह गई है आपकी और 1 मिनट रह गया। नीचे 2 टेस्ट लिखे हुए हैं, उस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सीनियर्स की बुक है मैम, 2 टेस्ट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन शायद पास पेपर में आया हुआ है। इलियोसॉस ब्लीड होगी और वो होगी जॉइंट ब्लीड होगी, उसका डिफरेंस होगा। किसकी बुक है तुम्हारे पास? ये सीनियर्स की है। टेस्ट लिखे हुए हैं ये इस पे बुक पे लिखे हुए हैं? बुक पे लिखे हुए हैं मैम, इसी टेबल के नीचे जो है ना, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जीआई इन्वॉल्वमेंट के नीचे 2 टेस्ट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एन इलियोसॉस ब्लीड फ्रॉम हिप ब्लीड। हाँ यही करना, सॉरी मुझे लगा था कि वो अगले चैप्टर में है। चलो ये अगले वाले सेशन में पढ़ते हैं, दोबारा इस मीटिंग को ज्वाइन करना। 2 लाइनें हैं। ओके नहीं 2 लाइनें नहीं आएगी, इसको अच्छे तरीके से करना है हमने, और मैंने अटेंडेंस भी लेने हैं। ओके बच्चों, आओ अगले सेशन में।